नेक्स्ट कमिंग टू इरेशनल नंबर्स, कैसे डिफाइन करते हैं इरेशनल नंबर्स को? रियल नंबर्स पे अब आ जाते हैं। रियल नंबर जो है हमारा क्या होता है? दिस इज यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, है ना। फाइनली सबका समझ गए होंगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इस तरह के सवाल जब आते हैं बच्चा नहीं कर पाता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इन सब बातों को। ये अभी देखने में बड़े आसान लग रहे हैं, ट्रिवियल से लग रहे हैं। जब यही सवाल अपने पास अंदर कुछ बीच में मसाला बनाकर, तो ये एक्चुअली अपने आप में बहुत ही कठिन सवालों में से होता है, जो कि बच्चे मिस कर देते हैं केसेस, या उनको क्लिक ही नहीं करता है कि यार इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना। तो इस तरह के बच्चों को सवाल करने में आगे चल के बहुत कठिनाई होती है कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करें, सबको नहीं आती। तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, समझ गए होंगे आप, है ना, एवरी एक्शन, है ना। मतलब ये सवाल कुल मिला के था आपने उसमें, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, ये सवाल बड़ा अच्छा है। एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, एक्स एंड वाई बोथ आर नेचुरल नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट है इसका, कि सिर्फ नेचुरल नंबर में ही आपको इसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं ना, नेचुरल नंबर से बाहर इसके सॉल्यूशन नहीं ढूंढने हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हम फैक्टराइजेशंस को यूज करते हैं। व्हाट वी डू इज वी यूज जनरली व्हाट फैक्टराइजेशन। जैसे सबको एक साइड ले आओ, तो एक्स वाई माइनस टू एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो टाइप का चीज बन जाएगा, अगर बनना हो तो फिर यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है ना। अब जैसे इससे x कॉमन लोगे तो यहाँ कुछ y माइनस टू टाइप की चीज आएगी, बट यहाँ पे y प्लस फोर है, तो मजा नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा। तो मैं कह रहा हूं कि y माइनस टू टाइप के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, माइनस वाई प्लस टू, तभी बनेगा। y माइनस टू टाइप की चीज है ना, तो यानी अगर मैंने प्लस टू किया तो मुझे माइनस टू भी करना पड़ेगा, यानी कि अल्टीमेटली इधर दिस इज इक्वल टू सिक्स होना चाहिए। आप एक बार आराम से तसल्ली से सोच लो कि जो मैंने किया है ये आपको समझ में आया है क्या। मेरे को इसको फैक्टराइज करना है ना, मेरे को इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मैंने एक्स वाई टू एक्स माइनस वाई दोनों को इधर ले आया, इसको मैंने जब x कॉमन लिया तो मुझे यहाँ एक y माइनस टू टाइप की चीज दिखी, लेकिन यहाँ पे मुझे y माइनस टू नहीं दिखा। तो मैंने क्या किया कि माइनस वाई था और y माइनस टू निकालना था, तो प्लस टू कर दिया मैंने, है ना, प्लस टू कर दिया, ताकि यहाँ पे y माइनस टू बन जाए। और अगर आपने प्लस टू किया तो आपको इसी साइड माइनस टू करना पड़ेगा या दूसरी साइड प्लस टू करना पड़ेगा। ऑलरेडी फोर उधर है और फोर प्लस टू क्या हो जाएगा, सिक्स। अब बोलोगे इससे क्या होगा सर? इससे एक बढ़िया चीज होगी कि फैक्टराइज होगा। देखना, नाउ दिस इज x इंटू वाई माइनस टू माइनस ऑफ वाई माइनस टू इक्वल टू, एक तो सिक्स आ जाएगा, है ना, y माइनस टू कॉमन होगा और अंदर आपका क्या बनेगा, x माइनस वन, एंड दैट इज इक्वल टू सिक्स। आराम से देखते रहिएगा ना, आराम से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर x और y नेचुरल नंबर है गाइस, है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो x माइनस वन है एंड y माइनस वन, y माइनस टू है ना, अगर ये नेचुरल नंबर्स है तो ये इंटीजर्स टाइप की चीज होंगी, दोनों के दोनों। अब आप आराम से समझिएगा कि मैंने इसको फैक्टराइजेशन कर दिया, और इस तरह के काम आपको भी करने पड़ेंगे जब कभी भी इस तरीके से नेचुरल की बात हो रही होगी, तो यू मस्ट फैक्टराइज दीज एक्सप्रेशंस, राइट, लाइक दिस। अब मेरा पॉइंट क्या है, अब मेरा क्या पॉइंट है वो समझिए, है ना। मेरा पॉइंट क्या है कि ये दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट सिक्स आ रहा है दोस्त। उसमें भी अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो x माइनस वन की वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या है, तो x माइनस वन की वैल्यूज पॉसिबल है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्यों, क्योंकि x नेचुरल है। y माइनस टू की वैल्यूज पॉसिबल क्या है, क्योंकि y भी नेचुरल है, तो इसकी वैल्यूज पॉसिबल है माइनस वन, 0 1 2 एंड सो ऑन। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। अब सोचो इन दोनों, मतलब ये जो हमारे पास x माइनस वन और y माइनस टू की वैल्यूज आई, ऐसे किसी दो नंबर का प्रोडक्ट सिक्स है, तो कैसे हो पाएगा ये सिक्स? तो हम लोग बोल सकते हैं कि जरूर फैक्टर वेक्टर खेल रहा होगा, कि एक हो सकता है कि भाई ये वन हो जाए ये सिक्स हो जाए। मतलब आई विल हैव टू टेक केसेस नाउ, आई विल हैव टू टेक केसेस नाउ। जैसे कि मैं एक केस क्या बोल रहा हूं बच्चों, कि हम लोग y माइनस टू को जैसे कि बोल दे वन हो जाए, है ना, y माइनस टू क्या हो जाए, वन हो जाए, और x माइनस वन क्या हो जाए, सिक्स, राइट। या फिर क्या हो जाए, y माइनस टू सिक्स हो जाए और x माइनस वन। अब देखना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ये हो जाए वन, है ना। या फिर y माइनस टू की वैल्यू टू हो जाए और x माइनस वन की वैल्यू थ्री हो जाए, या फिर y माइनस टू की वैल्यू थ्री हो जाए और x माइनस वन की वैल्यू टू हो जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्या दोस्त, एक बार देख के बताओ।
क्या इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्या? इसके अलावा नेगेटिव में नहीं जा सकते, क्योंकि नेगेटिव में अगर कोई बोले सर -2 -3 हो रहा होगा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि -2 -3 ये सब हो ही नहीं सकता है ना। कोई बोले सर -6 -1 हो रहा होगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से y की वैल्यू क्या आएगी दोस्त 3, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। आप देख लो यही सब आपके पास x और y के कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5, और यहां से x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बच्चों 3। तो x और y के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? एक तो आपका बन रहा है 7 3 2 8 4 4 एंड 3 5 एंड 3 5, देख लीजिए आप। तो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो यहाँ पे बन रहा होगा x और y का। हाउ मेनी इंटीजर्स इन बिटवीन -200 to 500 both inclusive are multiple of 3 or 5 are multiple of 3 or 5 but not divisible by 15। तो चलिए काम करते हैं इस पे, है ना। हाउ मेनी इंटीजर्स इन बिटवीन -200 to 500, -200 से 500, जो 3 और 5 दोनों का ही मल्टी 3 और 5 का मल्टीपल हो ना, जो 3 और 5 का क्या हो मल्टीपल हो। तो जैसे अगर हम एक दो सेट मानते हैं, एक तो ए वाला मान लेते हैं कि 3k टाइप का होगा, जहां k इज इंटीजर, है ना, जहां k कैसा होगा एक इंटीजर होगा, सोच लीजिए। और बी एक सेट हो जाएगा जैसे कि आपका 5m टाइप का, जहां m भी कैसा होगा एक इंटीजर होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो अगर इन दोनों सेट को अगर हम बनाने की कोशिश करें, है ना, अगर हम इनको सेट को बनाने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मेरे ख्याल से अगर हम -200 से 500 का ये सेट ले लें तो कुछ ऐसा दिखेगा वेन डायग्राम के फॉर्म में, कि जैसे मैंने बोला ये ए है और ये बी है, कुछ ऐसे होंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में भी आएंगे, उसको भी देखेंगे। तो जो 3k होगा वो एक्चुअली तो -200 से 500 की बीच में, यानी k की इंटीग्रल वैल्यूज कहां से कहां तक लाई करेंगे बच्चों, -200/3 से 500/3 तक, यानी दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1660 पॉइंट समथिंग, है ना, ऐसे करके कुछ आएगा। और इधर मेरे ख्याल से ये अप्रोक्सीमेटली -66.66 एंड सो ऑन, यानी k की वैल्यू मुझे लग रहा है कि -67 -66 एंड सो ऑन टिल 166 तक जाएगी। क्या बोलती है जनता, क्या ये सही है? ये -66 से चालू होगा और ये मुझे लग रहा है कि 233 आएगा, ये -67 पीछे आ जाएगा, है। एन ए इज 233। इसी तरीके से 5m निकालते हैं ना, तो 5m तो बड़ा इजीली निकल जाएगा शायद, -40 से लेकर, और ये कहां तक आ जाएगा? अच्छा बोथ इंक्लूसिव है, सॉरी, अगर बोथ इंक्लूसिव है तो हम इक्वालिटी वाले केसेस ले सकते हैं ना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ फर्क पड़ेगा। तो 500 के 20 100, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना हो जाएगा? 141 हो जाएगा क्या, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने के बराबर आ जाएगा? 141 आ जाएगा क्या? एक बार चेक करके आप लोग बता दो। और ए इंटरसेक्शन बी में कितना आएगा? तो भाई ए इंटरसेक्शन बी में तो भाई दोनों का एलसीएम वाले आएंगे, दोनों के एलसीएम वाले आएंगे, यानी कि 15 वाला जो आएगा, 15 वाला है, 15 वाला। तो -200 तो नहीं होगा -200 तो नहीं होगा,
मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा लेफ्ट में जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो। तो 5 से -200 तो डिवाइड होगा, लेकिन 3 नहीं होगा, है ना। तो फिर उसके बाद अगर हम 5-5 के गैप में आगे बढ़ते जाएं तो -195 होगा शायद पहला नंबर। क्या बोलती है जनता? -195 से स्टार्ट होगा। तो ये -195 से स्टार्ट होगा, फिर कितना हो जाएगा आपका 15-15 का एडिशन होता जाएगा, यानी कि -180 एंड सो ऑन टिल हमें अब 500 से पहले आना पड़ेगा, है ना। तो 500 पे तो 5 आ रहा है, 495 से 495 तक जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स इन दिस 495 इक्वल टू -195 प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि दिस d इज 15। तो मुझे लग रहा है कि n-1 इंटू 15 और ये शायद इधर जाएगा तो 0, ऐसा कुछ आएगा क्या? तो n-1 शायद आ जाएगा 15 चौक 60 छक 90, n की वैल्यू 47 आ जाएगी यार। तो क्या ये सही है क्या? A इंटरसेक्शन B में 47 एलिमेंट्स होने चाहिए, 47 एलिमेंट होने चाहिए, सोच के एक बार बता दो। तो बोला कि दीज आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5, तो यानी कि हम लोग बोलेंगे कि 3 और 5 मतलब हमें एन ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू मैंने बतलाई थी बाई फॉर्मूला, क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी पहले पार्ट का जो आंसर मुझे लग रहा है कि क्या आना चाहिए, 233 प्लस 141 और माइनस शायद 47, चेक कर लीजिए आप। तो दिस इज गोइंग टू बी 4, 374 में से 47 जाएगा। क्या इसका आंसर 327 है गाइस? क्या इसका आंसर 327 है? एक बार चेक करके बताइए पहले वाले का। ठीक है, दूसरे वाले में कह रहा है कि यार मल्टीपल ऑफ 3 और 5 बट नॉट डिविजिबल बाई 15, मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी चाहता ही नहीं है। तो दूसरे वाले में तो सीधा सीधा इसमें 47 और घट जाएगा, मतलब 327 जो आया था उसमें 47 और घटा दो। तो मुझे लग रहा है कि सेकंड वाले का आंसर आएगा 280 और इस वाले का आंसर आएगा शायद 327, है ना, 327। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू इरेशनल नंबर्स। कैसे डिफाइन करते हैं इरेशनल नंबर्स को? तो एक ऐसी संख्या, है ना, एक ऐसी संख्या जो कि ना तो टर्मिनेट कर रही हो ना तो रिपीट कर रही हो। जैसे रेशनल नंबर का अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन याद करें तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर्स का क्या होता था, या तो टर्मिनेट करता था या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता था तो रिपीट करता था। उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए थे, है ना। बट इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स हुए? वो ऐसे नंबर जो कि ना तो टर्मिनेट करें और ना तो रिपीट करें, ना तो टर्मिनेट करें ना तो रिपीट करें। या फिर यूं भी कहते हैं कि रियल नंबर्स जो कि रेशनल नहीं है ना, रियल नंबर्स जो कि रेशनल नहीं है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर। तो ऐसे बोला जाता है कि नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब जो रेशनल नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल। तो बोल रहा है क्या कि इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे आर नीदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, जो कि मैंने अभी आपको बतलाया, समझ में आएगा। जैसे √2 लेते हैं आप, तो 1.414 इस तरीके से चलता है और ये ना तो टर्मिनेट करता है और ना तो रिपीट करता है। यानी एक ऐसा क्लास ऑफ नंबर है जो रेशनल से बिल्कुल ही डिफरेंट है। आपने ऐसे नंबर्स भी देखे होंगे लाइक पाई, पाई इज ऑल्सो इरेशनल, है ना, पाई इज ऑल्सो इरेशनल। एक और आपको इरेशनल नंबर के बारे में बतला देते हैं, ई। आगे चल के लॉगरिथम में इसका खूब यूज होगा और ई को हम लोग गाइस बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। ई को हम लोग क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, है ना। ई को क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे पाई इरेशनल है वैसे ई भी कैसा है, इरेशनल। और ई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.71, ये चलता रहता है भाई डॉट के बाद। लेकिन हम लोग इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस क्या लेते हैं, 2.71, बट ध्यान रखें दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, है ना। जैसे पाई की वैल्यू की अगर हम बात करें, है ना, जैसे कि हम पाई की वैल्यू की अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू भी 3.14 नहीं होती है ना, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो नोट में यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ये बिल्कुल मन मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इनफैक्ट ये लाइन बड़ी अच्छी है, प्यारी सी है, ये दिमाग में बहुत ज्यादा रहना चाहिए
इनफैक्ट पाई अपॉन पाई इज लेस देन 22/7, मतलब कि अगर कभी पाई माइनस 22/7 पूछा जाए कि किस तरह की क्वांटिटी है, तो दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। पाई इज नॉट 22/7, 22/7 इज अ रेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो अगर कहीं मन मस्तिष्क में बैठ गया कि पाई 22/7 ही होता है ऐसे पॉसिबल, तो वो रेशनल नंबर है 22/7, वो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू को बतलाता है ना। अच्छा, 22/7 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो दिस इज 3.142857, ठीक है ना, जो कि पाई का अप्रोक्सीमेशन होता है। जबकि पाई की वैल्यू की बात करें तो आपको कम से कम मेरे ख्याल से यहां तक तो बिल्कुल इसको याद रखना चाहिए, 3.14159, है ना, 3.14159, या कभी कभी इसको 3.1416 भी हम दिमाग में रख सकते हैं, बट 3.14159 तक हम इसको क्रिस्टल क्लियर याद रखें। 11th तक, सॉरी 10th तक इससे काम चल जा रहा था 22/7 से। अब थोड़ा सा हम ग्रोन अप हो गए हैं और हमें कम से कम यहां तक की चीजों को याद में रखना पड़ेगा, है ना। ये कभी कभी इस तरह की चीजें आ जाती हैं जहां हमें पाई और 22/7 में फैसला करना पड़ता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और अगर आज आपने इसको अपने मन में बढ़िया तरीके से बिठा लिया तो आगे कभी इस तरह की गलती नहीं होगी आपसे, नहीं तो इस तरह की गलतियां बहुत इजीली बच्चों से होती हैं, राइट। तो पाई इज लेस देन 22/7 और पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 3.14159, है ना, 14159। ठीक है भाई, अगर कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना। अच्छा, ई के बारे में भी बोले, नेपियर्स कांस्टेंट कहां से आता है? ये कैलकुलस से आता है ना, कैलकुलस से आता है। जैसे पाई के बारे में तो हमें पता है कि भाई वो क्या होता है, एक सर्कल है, वृत्त है, उसका क्या परिधि मतलब सरकमफेरेंस, और अपॉन क्या करते हैं उसका, क्या कहते हैं, डायमीटर, है ना, उसका रेशियो जो है वो पाई को डिफाइन करता है, ठीक है ना। अब और ई कैसे आता है? दिस कम्स थ्रू अ लिमिट, ठीक है ना, तो वो हम आगे देखेंगे कभी। लेकिन फॉर द टाइमिंग बस ये भी दिमाग में रखें कि ई भी जैसे पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ई भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू हम 2.71 लेंगे अपने पढ़ने के क्रम में। रियल नंबर्स पे अब आ जाते हैं। रियल नंबर जो है हमारा क्या होता है? दिस इज यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, है ना। रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर टेकन टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, है ना, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब क्लियर चीज है। नोट में कुछ पॉइंट्स है और शायद इस बार इन चीजों के बारे में आपको पता होगा पहले से, है ना, कि डिवीजन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड, है ना। जीरो से डिवीजन जो है दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट डिफाइंड। इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, दैट इज वेरी ऑब्वियस कि इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं बट सारे रेशनल नंबर, मतलब सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है, है ना। सम ऑफ ए रेशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इरेशनल नंबर, राइट। तो कोई लिख रहा हो तो जल्दी से उसको लिखिएगा, कुछ और पॉइंट्स हम लोग को फटाफट से डिस्कस करने हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें दिमाग में रखना है, आगे चल के हमें काम आएंगे। चलिए, आई होप इट इज डन। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। जैसे कभी कभी इस तरह के ट्रिकी चीजें पूछ ली जाती है ना, कि भाई एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सम का प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, एक रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा। जनरली बच्चों के मुंह से निकल जाता है जल्दबाजी में कि सर इरेशनल होगा, बट ऐसा सही नहीं है ना, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि अगर आप रेशनल नंबर में जीरो ले लीजिएगा तो जीरो और मल्टीप्लाइड बाई जो इरेशनल नंबर है ना, उसका जो प्रोडक्ट है वो एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कैटेगोरिकली की ये बात मेंशन की गई है कि the product of a non-zero rational number and an irrational number will always be an irrational number। तो नॉन जीरो नंबर का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे बोलता है if a belongs to rational and b is irrational, है ना। q का मतलब मैंने आपको पहले ही बतलाया है कि इसका मतलब होता है रेशनल। तो a अगर रेशनल है और b irrational है then ab equal to rational only if a is zero। तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर इस तरह की चीजों का आंसर्स कीजिएगा और दिमाग दौड़ाइएगा, है ना, कि कोई रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं सोच लेना कि ये तो हमेशा इरेशनल होता है सर, नहीं। हालांकि कि यहाँ पे जीरो जो है एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है और आपने अगर उसको इग्नोर किया, आपने उसको मिस किया, तो नंबर जीरो तो नहीं नेगेटिव में जरूर आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ए रेशनल है और बी रेशनल नहीं है तो ए बी जो होगा
वो रेशनल तभी हो पाएगा जब एक ऐसी क्वांटिटी होगी 0 के बराबर। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, है ना। हमें पता है कि अगर सम डिफरेंस प्रोडक्ट और क्वोशिएंट लेते हैं दो इरेशनल नंबर का, तो रेशनल भी हो सकता है ना, वो रेशनल भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल है ना, जैसे कोई बोले 2√3 into √3 तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 2 into 3 दैट इज 6, रेशनल हो जाएगा। ऐसे आप खुद से खुद बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो ना। सम डिफरेंस प्रोडक्ट इन क्वोशिएंट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो उसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वोशिएंट में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लेना है ना, क्वोशिएंट में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लेना है ना, क्वोशिएंट वाले में ध्यान रखना है ना, बस एक चीज का कि जीरो इज नॉट इन डिनोमिनेटर, क्योंकि उस केस में डिवीजन डिफाइन नहीं हो पाएगा, और जीरो भी अपना रेशनल नंबर ही होता है, सही है क्या। तो यानी कि अगर दो रेशनल नंबर का अगर हम सम ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्वोशिएंट लेते वक्त ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं करना है अननेसेसरी, ठीक है ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमेशा क्या आएगा, रेशनल। लेकिन दो इरेशनल नंबर के साथ हम सेम बात नहीं कह सकते, दो इरेशनल नंबर के साथ सेम बात हम नहीं कह सकते कि भाई दो इरेशनल नंबर का जोड़ इरेशनल आएगा, क्योंकि आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 6 + √3 5 - √3, इन दोनों का सम लोगे √3 कट जाएगा, आपका 11 आ गया, यानी कि रेशनल आ गया। तो इरेशनल के लिए ये चीज आप नहीं कर सकते। अगर कोई लिख रहा हो तो वेट डाल दीजिएगा, और लिख चुके हो तो डन कर दीजिएगा। सर इंफिनिटी कैसा नंबर है, एक सवाल आया है कि इंफिनिटी कैसा नंबर है। इंफिनिटी एक्चुअली देखा जाए तो कोई नंबर नहीं है, ये एक नोशन है, ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आएगा। कोई बोले इंफिनिटी इज रियल नंबर, कोई बोले इंफिनिटी इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंफिनिटी इन सब चीजों के परे है ना? ये रियल भी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। इंफिनिटी इज जस्ट अ नोशन, इट इज अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग लार्जेस्ट, लार्जर देन द लार्जेस्ट। इट इज बीइंग, क्योंकि ये कोई फिक्स नंबर नहीं है ना, ये एक ऐसी कल्पना है जो कहता है क्या कि लार्जर देन द लार्जेस्ट, मतलब आप कोई भी नंबर सोचो उससे बड़ा नंबर, कोई भी नंबर सोचो उससे बड़ा नंबर, और उससे बड़ा नंबर सोचो उससे भी बड़ा नंबर, है ना। तो इस तरह की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इंफिनिटी जस्ट एक सिंबल है जो ये बतलाता है कि लार्जर देन द लार्जेस्ट नंबर विच यू कैन थिंक अबाउट, राइट। तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा कि इसको हमको रियल या कॉम्प्लेक्स बोल नहीं सकते, क्योंकि हम कोई ऐसी चीज के बारे में नहीं बात करेंगे, हाँ भाई इस नंबर के बारे में बताओ, बिकॉज इट इज नॉट अ नंबर, है ना, इट इज नॉट अ नंबर। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए, और फाइनली सबका समझ गए होंगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसके बारे में मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जब इसकी चर्चा होगी, है ना तो मजा बहुत आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बस छोटी सी बात बतला देता हूं। जैसे रेशनल नंबर को हम विद द हेल्प ऑफ टू इंटीजर्स डिफाइन करते हैं ना, रेशनल नंबर को विद द हेल्प ऑफ टू इंटीजर्स कैसे डिफाइन करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर को हम विद द हेल्प ऑफ टू इंटीजर्स डिफाइन करते हैं विद द इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां q ऑफ कोर्स नॉन जीरो होगा और p और q आर व्हाट, इंटीजर्स। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, जहां a और b आपका क्या है, रियल नंबर्स, और आयोटा क्या है, √/-1। आयोटा क्या है, √/-1। इससे ज्यादा मैं कोई भी चर्चा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत खुल के चर्चा करूंगा, अच्छे खासे लेक्चर्स में करूंगा, बट दैट विल बी इन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देखते हैं इसके आगे की क्या लिखा हुआ है, कि नंबर z इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक आप एक रेशनल नंबर को डिफाइन करते हो, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ टू इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां q कैसा हो, नॉन जीरो। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को a और b दो रियल नंबर की मदद से हम इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं, लाइक a प्लस आयोटा b, जहां आयोटा क्या है साहब, आयोटा क्या है, तो आयोटा इज this symbol root under iota is a symbol which stands for what, root under -1। iota is a symbol which stands for what, root under -1। और a और b कैसा है बच्चों, रियल नंबर्स। यहाँ पे a को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और b को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे ज्यादा हम लोग इस पे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। Here is a is called as real part of the complex number and denoted by REZ, and b is called as imaginary part of a complex number and it is denoted by IMZ। The set of complex number is represented by c।
तो यहां से आप एक देख सकते हो कि आपको एक फील आ जाएगी कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स. Natural number is subset of integers. Integers are subset of rational numbers. Rational numbers are subset of real numbers, and real numbers are subset of complex number. This is how the civilization on earth has evolved till date, है ना? This is how the civilization on earth has evolved till date. कि नेचुरल नंबर से शुरुआत करते करते फिर इंटीजर्स पहुंचे, इंटीजर से रेशनल नंबर से इरेशनल, और फिर उस पूरे सेट को रियल कहा गया, और फिर रियल के बाद हम लोग कहां पहुंचे, टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सब चीज कंटेन कर रहा है, ठीक है ना. और रियल नंबर इसका पार्ट है, रेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, और रियल में कुछ इरेशनल नंबर भी आता है, इसलिए छोड़ा हुआ है थोड़ा सा पार्ट, है ना. और जो इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर का पार्ट है, और नेचुरल नंबर इंटीजर में घुसे हुए हैं, है ना. तो मेरे ख्याल से ये पूरा पिक्टोरियल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्प तरीके से. चलिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. खासकर बच्चे डिविजिबिलिटी टेस्ट में बड़ा घबराते हैं. जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है तो डिविजिबिलिटी का रेशो हमको आइडिया ही नहीं, जबकि ये सब पढ़ाया जाता है, ये सब बेसिक है. ये मतलब आपकी जो 1 से लेकर 10th तक की जो चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा ये सब यूज होता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना. और नॉर्मली लोगों को पता होता है, लेकिन कुछ बच्चों को कुछ कुछ चीजों का नहीं पता होता है. जो सही वाले हैं, जो जेई के हिसाब से वही हमने लिए. बहुत डिटेल वाले वो नहीं कि भाई साथ में कैसे घुस के किया जाता है, वो सब हमने नहीं लिया है ना. हमने किसका 2 3 4 5 6 8 9 और 11. 2 के लिए आपको सबको पता है कि यूनिट प्लेस जो होना चाहिए नंबर का वो 2 से क्या होना चाहिए बच्चों, डिविजिबल होना चाहिए. 3 के लिए जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से. 4 के लिए जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर टुगेदर मस्ट बी डिविजिबल. आई गॉट 4. 5 के लिए जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो 0 या 5 में से होना चाहिए. आई होप यू ऑल नो. 6 के लिए क्या होगा कि 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए. यानी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, इवन, यानी 0 2 4 6 8, और जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो 3 से साथ ही साथ क्या होना चाहिए, डिविजिबल, है ना. तो डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, एंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. कोई पूछे 8 से, तो लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर शुड बी टुगेदर डिविजिबल बाय व्हाट, 8. 9 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय व्हाट, 9. कोई पूछे 11 के लिए, तो ऑड प्लेसेस का सम, नहीं, जो भी नंबर है उसके ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस मस्ट बी डिविजिबल बाय 11. इट कैन बी 0 और डिविजिबल बाय 11. 0 को भी आप डिविजिबल बाय 11 की कैटेगरी में डाल सकते हो. समझ में आएगा. तो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11. 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सीधा सीधा लिख सकते हो कि इज मल्टीपल ऑफ 11. फॉर एग्जांपल 1298 को अपन पकड़ते हैं जरा. जैसे ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. तो यानी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑड प्लेसेस का सम. तो ऑड प्लेसेस का सम हो गया 10, इवन प्लेसेस का सम भी 10, और इसका जो डिफरेंस है दैट इज 0. दिस इज 11 से डिविजिबल, है ना, 11 से डिविजिबल, ठीक है ना. तो 11 से डिविजिबल अगर हो गया तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या कि ये ऑफ कोर्स 11 से डिविजिबल होगा नंबर. आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हो. ज्यादा बड़ा नंबर लेना तो ज्यादा बड़ा नंबर लेके भी आप इसमें टेस्ट कर सकते हो. तो जिसको कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वी आर कमिंग अप विद अ क्वेश्चन. कंसीडर द नंबर n, x and y are single digit numbers, है ना. इफ x equal to 3 and n is divisible by 3, find all possible values of y. एकदम बहुत छोटा छोटा काम दिया गया, बहुत बड़ा काम कोई भी नहीं दिया गया आपको, है ना. x अगर 4 है, n is divisible by 6, fix all possible values of find होगा शायद fix all की जगह find होगा, है ना. if n is divisible by 8, find all possible values of y. तो छोटे छोटे काम है, फटाफट से कर दीजिए. हाँ, तो अगर x 3 है तो हम लोग बोल रहे हैं कि पहले वाले केस में बात करें तो 9 7 5 3 4 4 y, और डिविजिबल बाई 3 चाहिए, है ना, डिविजिबल बाई 3 चाहिए. तो मेरे ख्याल से इनका पहले तो सम निकाल लेते हैं अपन. 16 5 21 3 24 4 28 4 32. अब बच्चों सोचो हम y में क्या क्या रखें. तो हम लोग बोल रहे हैं y में एक तो 1 रख सकते हो, तो सम 33 होगा, 3 से डिविजिबल हो गया. फिर नेक्स्ट क्या आएगा, तो 33 के बाद 36 होना चाहिए, तो हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, तो y 4 हो सकता है ना. 36 के बाद 39 हो सकता है, तो 7 हो सकता है. इसके आगे नहीं ले पाओगे आप, क्योंकि इसके आगे जैसे ही आप सोचोगे
तो यूनिट मतलब सिंगल डिजिट नहीं मिलेगा फिर, है ना, सिंगल डिजिट नहीं मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम 9 तक मिलेगा, तो 41 तक हो सकता है मैक्सिमम, तो उसमें तो कुछ बनेगी नहीं बात। तो यानी कि हम लोगों ने पहले पार्ट का तो आंसर आ जाएगा गाइस 1 4 एंड 7। कोई कह रहा है कि x is 4, तो हम लोग लेंगे 9 7 5 और इसका 4 4 4 और y। अब बोला है कि डिविजिबल बाई 6, है ना, और फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सम हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि अब 4 हो गया तो 33। तो एक तो यहाँ पे इवन रखना पड़ेगा और सम 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए ना। तो अगर हम इवन में सोचे तो 0 y को ले सकते हैं, y सिंगल डिजिट नंबर है ना, तो y को हम 0 ले सकते हैं, कि नहीं ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए ना। तो 0 लेंगे तो मेरे ख्याल से ठीक है, 2 नहीं ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 6 के बाद अगर कोई बोले 8 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, तो हम लोग बोले कि सेकंड वाले केस में 0 और 6 आएगा। क्या मेरा कहना सही है, एक बार देख लीजिएगा। फिर कह रहे हैं कि n is divisible by 8, then find all the possible values of y। तो 9 7 5 x 4 4 y, तो x से कोई मतलब ही नहीं है, बस ये 8 से ये लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए, किससे, 4 से। तो अगर ये 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो अगर ये 8 से डिविजिबल होने चाहिए तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ y, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ y। तो ऑड में तो कोई पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। अगर आप इवन में रखोगे कि भाई मैं सर y को 2 ले लेता हूं, तो 2 में तो बैठेगा ही नहीं बात, 4 4 2 तो 8 5 40, 8 5 40 तो 2 बच जाएगा, है ना। कोई बोले सर 4 ले लेते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता बचेगा। 6 ले लेते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें आएगा। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनली 8 ले सकते हैं, है ना, 8 ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 8, और एक और आ सकता है ना, 0 भी आ सकता है शायद इसका, तो 0 भी आ सकता है। तो दो ऑप्शंस आ जाएंगे, 0 और 8 आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। x and y are natural, xy is 24, find all possible ordered pairs x and comma y। नेचुरल है तो हम लोग लेके फैक्टर के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। x is 1, y is 24, x is 2, y is 12, x is 3, y is 8, x is 4, y is 6, x cannot be 5, x is 6, अब पलटेगा तो y is 4, x is 8, y is 3, है ना, x is 9 भी नहीं बैठेगा, 10 भी नहीं बैठेगा, 11 भी नहीं बैठेगा, 12, तो y is 2 and x is 24 and y is going to be 1। तो नेचुरल नंबर में अगर हम बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, x इंटू वाई 24 है, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, 1 2 3 4 और फिर इसके 4 रिपीटेशन, तो हम लोगों ने टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे निकल के। ठीक है भाई, क्लियर होगा मेरे ख्याल से ना, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर इंटीग्रल पेयर्स x, y। इंटीग्रल पेयर्स का मतलब x भी इंटीजर होगा दोस्त और y भी इंटीजर होगा। देखो ये सवाल मैंने अभी अभी आपको इस तरह का एक सॉल्व करके दिखाया, एकदम सेम सवाल है, सेम सवाल है। अगर पहले सवाल को देखें हम लोग, तो बच्चों आप इसको देखोगे तो 2y प्लस 3x इक्वल टू xy, मैंने अभी अभी इस पे जस्ट ज्ञान दिया है कि इसको फैक्टराइज करो, इंटीजर है ना, फैक्टराइज करो। तो अगर इसको आप फैक्टराइज करोगे तो xy, जस्ट मैंने भिड़ते ही जो क्लास स्टार्ट हुआ था तो ऐसे ही किसी सवाल के साथ मैंने स्टार्ट किया, और माइनस 2y इक्वल टू 0। मैंने बोला था कि इसमें से अगर आप x कॉमन ले रहे हैं तो यू कैन सी कि y माइनस 3 कॉमन आ रहा है, बट इधर नहीं आ रहा है, तो हम लोग y माइनस 3 लेंगे कॉमन तो प्लस 6 करना पड़ेगा मुझे, तो यानी इधर भी प्लस 6 करूंगा मैं। यानी कि अब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ x इंटू वाई माइनस 3 और माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 6 बैठेगा, यानी कि यहां से x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज 6। अब बच्चों देखो बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं है ना, कि इसको तुम कैपिटल X मान लो, ये कैपिटल Y मान लो, और ये दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, नेचुरल नहीं बोल रहा है, इंटीजर्स हैं। तो यू कैन सी दिस इज x, दिस इज y, इसका प्रोडक्ट 6 है। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, तो मैं x और y के लिए पॉसिबिलिटीज अगर लिखता हूं दोस्त, तो फिर फाइनली तुम इसको
स्मॉल x और y पे खेल सकते हो। जैसे x के लिए मैं एक पॉसिबिलिटी लेता हूं 1 6 2 3 6 1 3 2, बट यहां खेल खत्म नहीं होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि इसके अलावा भी आपके नेगेटिव वाले इस बार बनेंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं, इधर बना देता हूं, देखना देखना कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पे चले जाएंगे। कैपिटल एक्स 6 की बात करें तो 6 1 पे बात करेंगे। तो बच्चों कैपिटल एक्स 6 रखोगे तो स्मॉल एक्स 8 आ जाएगा और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तभी तो 8 - 2 6 होगा और 4 - 3 1 होगा। कुछ नहीं करना है, इसको 6 से इक्वेट कर दो और इसको 1 से। कोई बोले कि नेक्स्ट सर अगर 1 6 ले लें, यस 1 6 ले सकते हो आप। तो 1 लोगे तो बच्चों ये 3 हो जाएगा और 6 लोगे तो मुझे लग रहा है कि ये 9 हो जाएगा, है ना। कोई बोले सर 2 और 3 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो 2 लोगे तो x 4 हो जाएगा और y की वैल्यू मेरे ख्याल से 6 आ जाएगी, ठीक है ना। कोई बोले सर 3 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो बेटा। तो आप x की वैल्यू 5 लोगे स्मॉल x की और y की वैल्यू भी इसमें 5 आएगी, है ना। इसी तरीके से आपके पास ये चार पॉजिटिव में तो हो गए, नेगेटिव में जाओगे तो -6 -1 पे खेलोगे तो भी 6 आ सकता है। तो -6 जब इसको लोगे तो +2 होगा तो -4 और उधर जाओगे तो मेरे ख्याल से 3 - 1 दैट इज 2। एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर -1 -6 पे खेलोगे आप तो -1 करोगे तो 2 और -1 दैट इज 1, है ना। और फिर -6 खेलोगे तो मुझे लगता है -3 आ जाएगा। फिर अगर आप -2 और -3 पे खेलते हो बच्चों तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी मुझे लगता है 0 आ जाएगी। और -3 और -2 पे खेलोगे तो मुझे लगता है कि ये -1 हो जाएगा और ये शायद 1 हो जाएगा, है ना, स्मॉल x और y। देख लो आप एक बार। इस तरह के सवाल जब आते हैं बच्चा नहीं कर पाता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं इन सब बातों को। ये अभी देखने में बड़े आसान लग रहे हैं, ट्रिवियल से लग रहे हैं। जब यही सवाल अपने पास अंदर कुछ बीच में मसाला बनाकर, तो ये एक्चुअली अपने आप में बहुत ही कठिन सवालों में से होता है जो कि बच्चे मिस कर देते हैं केसेस, या उनको क्लिक ही नहीं करता है कि यार इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ना। तो ये फैक्टराइजेशन का आइडिया दिमाग में रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा सवाल लिए हैं आपके लिए। तो इंटरवल्स में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जैसे बहुत सारे सॉल्यूशन सेट होते हैं जो हमें इंटरवल्स में दिखाने पड़ते हैं ना। वी नीड हैंडी वेज टू प्रेजेंट आवर सॉल्यूशंस, है ना। और बिल्कुल सबके लिए वैसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं, वैसा सामने वाला भी उसको देखकर सोचे, है ना। तो हम इंटरवल्स में कैसे सॉल्यूशंस को लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ आर, मतलब रियल नंबर का क्या होता है सबसेट इंटरवल्स, एंड आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स एज यू ऑल नो कि बहुत सारे सॉल्यूशंस लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर दो नंबर है a और b सच दैट a इज लेस देन b, वी कैन डिफाइन फोर टाइप ऑफ इंटरवल। एक तो होता है ओपन, एक होता है क्लोज, है ना। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो जैसे क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं ना, क्लोज। ये बड़ा वाला ब्रैकेट शायद हम इसको बोलते हैं ना, शायद बड़ा वाला ब्रैकेट बोलते हैं। और जब ऐसी कोई बात आती है तो x की वैल्यू हो जाएगी a से b के बीच में कोई भी, इंक्लूडिंग a एंड b, यहाँ इक्वालिटी लगी हुई है। तो ऑल नंबर्स x बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग बोथ नंबर्स इज रिटन इन क्लोज इंटरवल। तो जब कभी भी इस तरीके से हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो मतलब क्लोज इंटरवल में, यानी a और b दोनों इंक्लूड हो रहा हो, तो हम क्लोज इंटरवल्स का ही उपयोग करते हैं। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि x is a real number such that x lies between close a to close b। ग्राफिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि a से b के बीच का हर एक नंबर और a और b इंक्लूडिंग है, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो एकदम क्लोज सर्कल्स लगे हैं, क्लोज सर्कल्स लगे हैं, है ना, विच इंडिकेट्स व्हाट कि a से b के बीच का हर एक नंबर और इंक्लूडिंग a एंड b, इंक्लूडिंग a एंड b। तो दीज आर सिंपल थिंग्स, मेरे ख्याल से कहीं कोई इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल में हम लोग बोलते हैं क्या कि जब हमें a और b को इंक्लूड नहीं करना होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ऑल नंबर्स x बिटवीन a एंड b एक्सक्लूडिंग बोथ नंबर्स a एंड b इज रिटन इन ओपन इंटरवल। इसको लिखने के दो तरीके, एक ऐसा और दूसरा इस क्लोज इंटरवल का ही मुंह उल्टा कर देते हैं, है ना। ऐसे की जगह ठीक इसका मुंह उल्टा कर देते हैं, देखिए आप ध्यान से, ऐसे उल्टा कर दिया। ये दोनों ओपन इंटरवल के लिए यूज होते हैं। तो अगर x a से b है तो आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज का ठीक उल्टा, है ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ओपन, है ना। या फिर ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, समझ में आएगा। या फिर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r एंड x इज फ्रॉम a से b। और अगर आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो a और b हॉलो सर्कल या ओपन सर्कल्स हम यूज करते हैं, है ना, ताकि हम ये इंडिकेट कर पाए कि a और b इस इंटरवल का पार्ट नहीं है, a और b इंटरवल का पार्ट नहीं है। तो ओपन
चलिए, आई होप एवरीवन कैन सी मी नाउ। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या कह रहा था कि एक तरफ ओपन रहेगा और दूसरी तरफ क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो मेरे ख्याल से सिंपल सी बात ही कह रहा था, ए से बी के बीच का हर एक नंबर एक्सक्लूडिंग ए और इंक्लूडिंग बी, एक्सक्लूडिंग ए बट इंक्लूडिंग क्या, बी। और मेरे ख्याल से ग्राफिकली आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। अच्छा, क्लोज ओपन मतलब एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, मतलब क्या हो गया कि ए इंक्लूड होगा और बी इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सारे बच्चे देख सकते हो, सारे बच्चे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द इनफाइनाइट इंटरवल्स, जैसे इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ध्यान रखना कि हम ओपन इंटरवल लगाते हैं ना। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हम ओपन इंटरवल्स ही यूज करते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। इंफिनिटी एक सिंबल है, जैसे बतलाता है हाँ आगे से आगे और चलता जाएगा, माइनस इंफिनिटी में पीछे से पीछे और चलता जाएगा, है ना। तो अगर कोई बोलता है ओपन ए से इंफिनिटी, इसका मतलब क्या हो गया कि सारे नंबर जो ए से बड़े हों, ए नहीं ए से बड़े हों, यानी ए के आगे के नंबर, है ना। क्लोज ए से इंफिनिटी, तो इसका मतलब हो गया कि सारे नंबर जो ए या ए से बड़े हों, मतलब ए भी होगा और उसके आगे भी होंगे, है ना। माइनस इंफिनिटी से बी, मतलब माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगा, बी तक, या माइनस इंफिनिटी से ओपन बी, तो यानी माइनस इंफिनिटी से बी, लेकिन बी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कर्ली ब्रैकेट्स होता है, कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब सिंपल होता है कि सिर्फ जो नंबर उसमें लिस्टेड हैं वही उसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि सेट में होता है, वैसे ही हम लोग बोल देंगे कि कर्ली ब्रैकेट्स में जो नंबर्स आपने लिस्ट किए हैं बस वही नंबर इंक्लूड होंगे। जैसे अगर बोलता है x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट्स 1 2, तो हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ x की दो ही वैल्यूज आएंगी, 1 एंड 2। और अगर कभी x की वैल्यूज नहीं आती तो हमें पता ही x बिलोंग्स टू 5, है ना। तो ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं 1-2 मिनट का समय दे देता हूं, और नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। छोटा सा एक काम करेंगे, है ना, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे फट से। आई होप डन है, ठीक है ना। इन सबको जरा फटाफट से आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट फॉलोइंग सेट्स ऑन द रियल नंबर लाइन, फटाफट से। आगे चल के बहुत बार हमें बहुत सारे इंटरवल्स के यूनियन लेने पड़ते हैं, इंटरसेक्शन लेने पड़ते हैं, तो हमें इस तरह की चीजों का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गायब हो बात। जैसे कोई बोलता है माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी, तो रियल नंबर लाइन बनाएंगे, दो नंबर्स आप प्लॉट कर सकते हैं 3 एंड 5, और माइनस इंफिनिटी से 3 में सारे नंबर होंगे, 3 खुल जाएगा, हॉलो सर्कल होगा, और 5 इंक्लूडेड है तो 5 में क्लोज सर्कल होगा और 5 के आगे आएगा। दिस इज इट्स रिप्रेजेंटेशन। फिर बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन 7, 5 7। तो बोले क्या कि 5 से पहले पहले के सारे होंगे और 5 भी इंक्लूड होगा उसमें बच्चों, और 7 के आगे आगे सारे होंगे बट 7 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। कोई बोलता है माइनस इंफिनिटी से -2 और -3 से 5, है ना। मैं कुछ गड़बड़ा गया, इसमें दो चीजों का यूनियन बोल रहा है एक्चुअली, माइनस इंफिनिटी से -2, तो पहला वाला तो कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से -2, मतलब -2 पे हॉलो रखना है ना, और -3 से 5, तो इसको आप ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन से, -3 से 5, है ना। तो ये इंक्लूड होगा, ये क्या होगा आपका एक्सक्लूड, और दोनों का जब आप यूनियन लीजिएगा दोस्त, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सीधा सीधा कहां चलेगा, माइनस इंफिनिटी से आई थिंक 5, आई थिंक माइनस इंफिनिटी से 5, थर्ड वाला का सही है, थर्ड वाले का सही है, देख लो एक बार चेक कर लो। ठीक है, फोर्थ वाले में आते हैं -2 से 5, और उसका इंटरसेक्शन लेना है ना, फोर्थ वाले में आ रहे हैं ना, है ना, फोर्थ वाले में। तो ले फोर्थ वाले में बोल रहा है -2 से 5, तो पहले तो पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं ना, -3 एक -2 है, एक 2 है, एक 5 है, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में गड़बड़ा दें कभी।
तो इसको चाहो तो रियल नंबर से ऊपर बना लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे -2 से 5 बोल रहा है, तो सीधा सीधा हम लोग कहां चलेंगे, -2 से ओपन और 5 क्लोज, ऐसा आप मार्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं नंबर लाइन पे ही मार्क करें, आप चाहें तो ऊपर ही मार्क कर सकते हैं ना। तो -2 से और 5 तक जाएगा ऐसे, है ना। फिर दूसरा क्या कहेगा, -3 से 2। तो -3 से 2 अगर लोगे तो कुछ आपका इस तरह से आएगा कि इधर क्लोज होगा और इधर ओपन होगा। और अब आपका इसको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे कि x की वो वैल्यू जो दोनों में हो, तो दोनों में सिर्फ यही वाली वैल्यूज दिख रही है मुझे। यानी कहां से कहां तक की वैल्यू दिख रही है, ओपन -2 से 2। कहां से कहां तक की वैल्यू दिख रही है मुझे, ओपन -2 से लेकर 2 तक की वैल्यू दिख रही है इसमें। आपको समझ में आ गई बात, देख लीजिएगा। देख लीजिएगा। चलिए 5, 6, 7 फटाफट से करके दिखाइए एक बार। फिफ्थ में देख लीजिए, x की वैल्यू बोल रहा है -1 से 3, ये इधर है फिफ्थ, है ना। -1 और एक -2 भी आएगा, है ना, और एक 3 आएगा, है ना। तो बोला है x की वैल्यू -1 से 3, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, जरूरी नहीं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, आप ऊपर भी कर सकते हैं ना। और ये बोला है x ग्रेटर देन -2, और दोनों का एंड बोल रहा है। एंड मतलब इंटरसेक्शन, है ना। एंड का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ये वाला। दिस एंड दिस मतलब दोनों का कॉमन। तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, फिर से वही आएगा -1 से 3, एंड में -1 से 3 आएगा फिर वाला। चेक कर लीजिए। सिक्स देख लीजिए। सिक्स में क्या कह रहा है कि -2 से 10 से 1 से 5 हटा दिया, है ना। -2 से 10, देखिएगा, -2 से 10 मतलब यहां से यहां चल रहा था, और यहां पे क्या बोल रहा है कि 1 से 5 को हटा ही दिए गए। तो मतलब इसके बीच के नंबर हटा दिए गए हैं और 5 को हटा दिया है, 5 को भी हटा दिया है। तो यानी क्या आएगा आंसर इसका, तो मुझे लग रहा है कि -2 से 1 तक तो आएगा। फिर यूनियन कहां से कहां तक आएगा, क्योंकि 5 को हटा दिया गया है ना, 5 को हटा दिया गया, तो 5 ओपन जाएगा और 10 भी ओपन जाएगा। 5 ओपन जाएगा, 10 भी ओपन जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, नहीं समझ में आया तो पूछ भी लेना, है ना। हाँ जी हाँ। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इसमें कितने इंटीजर्स हैं इस इंटरवल में। तो अगर आपने ओपन क्लोज में थोड़ा भी लफड़ा कर दिया तो फिर वहां गलती होने के चांसेस हैं। तो इस तरह के भी सवाल आएंगे, तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल होते हुए क्लोज ओपन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। फिर ये बोल रहा है -1 से 2 एक्सक्लूडिंग 0 से 3, -1 से 2 एक्सक्लूडिंग, इसमें 0 से कह रहा है 3, तो भाई मेरा 3 तक तो जा ही नहीं रहा है मामला। तो यानी कि -1 से 2 और एक्सक्लूडिंग क्या करना है हमें, 0 से 2 कर देना है ना। तो यानी इसका तो सिंपल आंसर आ जाएगा शायद -1 से लेकर 0 तक, है ना। तो -1 से 2 बोल रहा है, और इसमें शायद 0 से 3 हटा रहा है, तो मतलब ये पूरा ही हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा पार्ट। तो -1 से 0 दिख रहा है वैसे तो, और 0 हटाया नहीं है तो 0 पे क्लोज आ जाएगा। 0 हटाया नहीं है तो -1 से 0 क्लोज आ जाएगा। सिक्स वाला, सिक्स वाले में क्या कह रहा है कि -2 से 10 का जो सेट है उसमें 1 से 5 हटा दिया गया, तो क्या बचा, एक तो -2 से 1 तक का, और फिर उससे 1 से 5 तो गायब कर दिया, तो फिर 5 से 10 तक का। 5 हटाया गया है, देख सकते हो क्लोज लगा है, तो 5 हैज बीन रिमूव्ड, तो इसलिए 5 पे ओपन रहेगा। और यहां देख सकते हो कि 1 हैज नॉट बीन रिमूव्ड, क्योंकि जब घटाया गया है तो 1 पे कैसा है, ओपन, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 1 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अब ठीक है सबके लिए। ग्रेट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज होती है, ये भी आपको 9th 10th तक पता होता है, सर्ट्स के बारे में, है ना। तो इसको भी क्विकली हम ब्रश अप करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। सर्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये सब बातें होती रहती हैं, फिर बच्चे क्या है, अगर जिनको अच्छे से आइडिया नहीं होता है, हल्का फुल्का रहता है, तो फिर वो गायब हो जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर a कोई भी नॉन जीरो रियल या फिर इमेजिनरी नंबर है एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन a की पावर m इज a m टाइम्स, अगर ये m पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, here a is called as base and m is called as index, पावर और एक्सपोनेंट। तो अगर हम लोग बोले कोई भी नंबर है उसकी पावर हम m कर रहे हैं ना, कोई भी नंबर है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और m हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो दिस इज नथिंग बट a m टाइम्स। a को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बेस, और m को हम लोग क्या कहते हैं, m को हम लोग क्या कहते हैं, पावर एक्सपोनेंट, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्स, है ना, पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स। कुछ लिखना हो तो लिख लीजिएगा फटाफट, ठीक है मेरे ख्याल से, है ना। लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत सिंपल है, जैसे a की पावर 0 की बात करें तो दैट इज 1, है ना, और जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, बहुत बार इसको प्रूफ करने के लिए लोग ऐसे भी कर ही लेते हैं कि a की पावर 0 इज a की पावर व्हाट, 1 माइनस 1, और a की पावर 1 माइनस 1 मींस a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1, जिसके लिए आपको ये वाला चीज यूज किया गया होगा, a की पावर m माइनस n, कहीं है क्या, ये वाला, है ना, इसी को यूज किया गया। अब ये कैंसल आउट करके 1 कर सकते हो जब एक ऐसी क्वांटिटी है नॉन जीरो, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या भाई, कि a की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, a की पावर माइनस m का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन a की पावर m। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। a की पावर m इंटू a की पावर n इज a की पावर m प्लस n, सब चीजें आप इजीली जानते हैं। a की पावर m अपॉन a की पावर n कितना हो जाएगा, a रेज टू द पावर m माइनस n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, a की पावर m रेज टू द पावर n इज गोइंग टू बी a की पावर mn, अगर ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो, और उसको आप पलट के वैसे भी लिख सकते हो, a की पावर n की पावर n। फिर ये अगर कोई बोल रहा है qth रूट ऑफ a की पावर 5, तो दिस इज नथिंग बट a की पावर p अपॉन q, जहां q एक नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड q ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा आराम से फोकस कर लीजिए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसा लिखा हुआ हो और यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ हो, नहीं, यू मस्ट नॉट हैव एनकाउंटर सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, नेवर एवर। हाँ, यहाँ पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो 2 या 2 से क्या होगा, बड़ा। क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, तो हम जनरली 2 का यूज वहां पे नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना, बिकॉज दिस इज अंडरस्टूड नोटेशन। तो यानी ये चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा हो तो क्यू कोई भी नंबर नहीं हो सकता, क्यू हैज टू बी ऑलवेज नेचुरल नंबर एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हो रही है 7th में, कि अगर x इक्वल टू वाई देन a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, बट कन्वर्स में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप दो नंबर ले रहे हो जो इक्वल है, और सेम बेस पे अगर आप उसको रेस करते हो ना, सेम बेस पे अगर उसको रेस करते हो, तो दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज इक्वल। जैसे कोई भी दो नंबर बराबर ले लो और सेम बेस ले लो तो वैल्यूज तो बराबर आएंगी, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि अगर a की पावर x इक्वल टू a की पावर y हो रहा है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब नहीं होता है कि x इज इक्वल टू y, इसके और भी मायने, इसके और भी मतलब निकल सकते हैं, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। जैसे 1 की पावर 6 इज इक्वल टू 1 की पावर 8, बट 6 इज नॉट इक्वल टू 8। यानी बेस के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, है ना। तो यानी कि फॉर a की पावर x इक्वल टू a की पावर y क्या क्या पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में ऐसा आता है, फिर वहां हम गलती कर देते हैं। एक तरीका होता है लॉग लेने का, लेकिन लॉग में अभी नहीं बतला रहा हूं, रीजन भी कि जब मैं लॉग पढ़ाऊंगा आपको, जो कि पढ़ाऊंगा कुछ दिनों में, तो हम लोग जब लॉग पढ़ाऊंगा तब हम लोग उसके बारे में लॉग लेने के हिसाब से सोचेंगे। बट फॉर द टाइमिंग अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं कैसे सोचूंगा, तो मैं बोलूं कि a की पावर x अगर a की पावर y है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे सामने एग्जिस्ट करती है। जैसे अगर a 1 माइनस 1 या 0 में से नहीं है, आप सोचो क्यों बोल रहा हूं, अगर a 1 है तो x और y को तुम कुछ भी सोच लो दोस्त, बराबर ही आएगा। अभी देखा ना, है ना। a अगर -1 है तो उसके लिए मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, a 0 है तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि a 1 -1 या 0 में से नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली x इक्वल टू वाई कंक्लूड कर सकते हो, अगर a 1 -1 0 में नहीं है।
लेकिन अगर a 1 है तो x और y कोई भी रियल नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर a -1 है तो x और y दोनों को कैसे नंबर्स होने पड़ेंगे, इवन इंटीजर्स, है ना। तो हमने लिखा कि x एंड y मस्ट बी इवन, और हाँ मस्ट बी ऑड भी कह सकते हैं, क्योंकि -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो हमने लिखा अगर a -1 है तो दिस इज लाइक -1 की पावर x इक्वल टू -1 की पावर y। मतलब क्या हुआ बच्चों कि x और y अगर दोनों इवन इंटीजर हुए तो 1 हो जाएंगे दोनों साइड, और अगर दोनों ऑड इंटीजर हुए तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, -1। तीसरा केस अगर a 0 है, तो अगर a 0 है तो 0 की पावर x और 0 की पावर y। बस एक चीज का ध्यान रखना है भाई कि x और y नेगेटिव टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए सर? जैसे अगर कोई बोल दे कि सर 0 की पावर -2, इट इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज दिस इज 1/0 स्क्वायर। 1/0 स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। तो बस यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर बेस इन केस कभी 0 हो जाए, बेस इन केस कभी भी 0 हो जाए, तो x और y को पॉजिटिव रियल नंबर लेना पड़ेगा। तो x एंड y मे बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। तो क्या ये आपको सारे केसेस क्लियर हैं या कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। लिख जरूर लीजिएगा, है ना, लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सब यूज होते हैं सॉल्विंग वॉल्विंग में। डन है, वैभव का आ गया, बाकी लोग भी बताएं एक बार। सिक्स नंबर पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से चिंतन मनन करके दिमाग में जरूर रख लीजिएगा। सिक्स नंबर पॉइंट को, इस पूरी चीज में आपको सारी चीजें आती हैं, सिर्फ 6 और 7 पे अच्छे से फोकस करना, क्योंकि वहां पे कोई चीज आती है तो थोड़ा बच्चे हैंडल करने में दिक्कत कर देते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें हम सीखेंगे, ठीक है ना, लेकिन दैट विल बी इन लॉगरिथम। बट स्टिल अगर अभी कुछ ऐसा कुछ आ जाए कि इफ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन लाइक दिस fx की पावर gx एंड fx की पावर hx, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे भी हम बात कर रहे थे कि अगर fx 1 हो जाए तो भाई gx और hx कुछ भी होता रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। fx -1 हो जाए, है ना, तो सोचना पड़ेगा। fx 0 हो जाए तो सोचना पड़ेगा कि gx और hx जो है अभी जो बतलाया है ना, बिल्कुल वैसे ही सोचना पड़ेगा। और अगर gx hx बराबर हो जाए तो हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि fx एक बार 1 लें, तो जब fx 1 लें तो gx hx कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप fx 0 लो तो उससे जो x आ रहा हो, सपोज कर लो, जैसे मैं एक बार एक इस तरह का लिख के दिखाता हूं। अभी मैं एक बहुत रैंडम ही लिख पाऊंगा शायद, है ना। जैसे ये इस तरह की कोई इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है ना, मैं अभी थोड़ा सा रैंडम लिया तो इसलिए वैल्यूज हो सकता है बड़ी अजीब अजीब से आ जाए, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरह का कुछ फील है ना। ठीक है, जैसे fx इक्वल टू 1 लोगे तो देख सकते हो कि नीचे वाले को अगर 1 करते हो तो पहले तो देखो यहां से हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। कोई बोले कि उसके अलावा सर, उस पर बात कर लेंगे ना। तो x की वैल्यू देखोगे 2 प्लस माइनस रूट अंडर, और 4 और 4 8/2। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 1 प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है x की वैल्यू, है ना। 1 प्लस माइनस रूट 2 आ रहा है। इन दोनों के लिए आप देख सकते हो कि बेस 1 हो जाएगा और पावर कोई ना कोई रियल नंबर होगा, तो यानी ये दोनों सॉल्यूशन है, ये दोनों आपके सॉल्यूशन। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह के केसेस बिल्कुल मिस कर देते हैं, एकदम झंडू बाम हो जाते हैं, आपको ना बिल्कुल झंडू बाम हो जाते हैं जबकि बतलाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप कितने भी लेवल पे हो, आपको हर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा ज्यादा जानता हूं तो मैं कोई केसेस नहीं लूंगा,
है ना, दिस इज इक्वली ट्रू फॉर मी ऑल्सो। अगर मैं भी अगर कोई केसेस नहीं लूंगा तो मेरा भी आंसर गलत ही आएगा, है ना, तो मुझे तो केस लेने पड़ेंगे, है ना, तो ये तो बिल्कुल होगा, ये तो बिल्कुल होगा। अब फिर जब आप fx को -1 सोचोगे, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -1 हो सकता है क्या, दूसरा केस, तो मैं बोलूंगा यार x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज 0, मतलब मुझे लग रहा है कि x की वैल्यू यहां से 1 आ रही है, 1 पे दोनों के बेसिस -1 हो जाएंगे, ध्यान से सुनते रहना। -1 होने के बाद अब इसको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आंसर हो गया, तो ये 1 माइनस 3 गाइस -2 होगा, जबकि ये -1 की पावर 4 5 क्या होगा, -1। अब यहां पे लोचा क्या है कि अब इसको लिखोगे तो नीचे आएगा 1 अपॉन -1 का स्क्वायर, और ये क्या कह रहा है 1 अपॉन -1 की पावर 1, यानी ये कह रहा है कि 1 इक्वल टू -1 विच इज नॉट। लेकिन मान लो दोस्त, मान लो दोस्त, अगर यहां 4x माइनस 5 की जगह कुछ ऐसा रहता है कि 4x माइनस 2, ये रहता मान लो 4x माइनस 2, अभी मैंने चेंज नहीं किया बेटा, अभी हम वापस से चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर ये 4x माइनस 2 होता, सपोज कर लो क्वेश्चन, तो ले 4x माइनस 2 अगर होता, तो यानी यहां पे जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, तो अगर अब 2 आ जाती है तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर, यानी x इक्वल टू 1 अब इस आंसर में कंसिडर होता, x इक्वल टू 1 अब इस आंसर में कंसिडर होता है, इसलिए बोल रहा है कि वेरिफिकेशन शुड बी डन इन बी एंड सी केसेस, बी और सी में वेरिफिकेशन बिल्कुल ही करना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल ही करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि इस पार्ट से कोई सॉल्यूशन नहीं आया, इससे दो सॉल्यूशन आए, fx को 0 करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 विच गिव्स यू x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। अब यहां बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि 0 भी आंसर है 2 भी आंसर है, लेकिन हम लोग बोले चेक करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन मस्ट बी डन इन सी केस, तो जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा, बट यहां पावर -3 आएगा बॉस, और यहां 0 की पावर -5, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, यानी कि 0 इज नॉट आवर सॉल्यूशन। बट अगर ये पावर्स में ऐसे सेट कर देता, जैसे यहाँ x प्लस 3 कर देता हूं, वहां 4x प्लस 5 कर देता, सपोज अगर मैं यहाँ x प्लस 3 सेट कर देता हूं, वहां 4x प्लस 5 सेट कर देता, तो फिर ये हमारा आंसर होता, क्योंकि जैसे ही आप x प्लस 3 करोगे तो ये 0 का क्यूब दैट इज 0, और उधर 0 की पावर 5 दैट इज गोइंग टू बी अगेन 0, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जब 2 रखा तो फिर ये 0, लेकिन पावर -1 नहीं बैठेगा, यहां पे 2 रखा तो ये 0, लेकिन अब यहां आंसर है पावर है पॉजिटिव, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड आपका नॉट डिफाइंड हो चुका है, तो इसलिए ये 2 भी सॉल्यूशन में नहीं आएगा, लेकिन ये सॉल्यूशंस में आ सकते थे अगर मैं नंबर्स अच्छे सेट करता, अभी मैंने बहुत जल्दी में आपको फटाफट से सॉल्व करके दिखाया है ना, इसलिए। अब तीसरा केस की ऊपर वाले बराबर हो जाए भाई, सॉरी चौथा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 5, तो मेनली बच्चे बस ये केस करके खुश हो जाते हैं, बस ये दिक्कत आती है, तो x की वैल्यू बच्चों 2/3, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं यहां से तीन सॉल्यूशन आ रहे हैं अभी मेरे पास, 2/3, 1 प्लस रूट 2 एंड 1 माइनस रूट 2, लेकिन ज्यादा आ सकते थे। क्या मेरी सारी बात आपको क्लियर है, आप कर पाइएगा ऐसे चारों पार्ट्स में सॉल्व करके, चलो भैया करके दिखाते हैं आपको, फिर से हम लोग वैसे ही चलेंगे, है ना, फिर से हम लोग वैसे ही चलेंगे। एक तो केस कर देते हैं वही कि 2x स्क्वायर माइनस 1 भाई मेरे 1 हो जाए, तो 2x स्क्वायर इज 2, और यहां से x की वैल्यू +-1, तो जब बेस 1 हो जाएगा तो पावर कुछ भी रियल नंबर आए हमारा आंसर तो बिल्कुल आएगा। सेकंड केस में हम देखेंगे कि जो 2x स्क्वायर -1 है ना, ये -1 करके देख लेते हैं एक बार, यानी x की वैल्यू 0 आ रही है दोस्त, तो इसमें वेरिफिकेशन जरूर करेंगे, तो x की वैल्यू का 0 आ रही है तो इसमें -1 की पावर 2 एंड दिस साइड इज -1 की पावर 6, यानी कि दिस 2 आर 1, यानी ये भी सॉल्यूशन है +-1 भी सॉल्यूशन है। तीसरा -1 करने के बाद और 1 करने के बाद, है ना, 2x स्क्वायर -1 को 0 लेंगे, तो जब आप इसको 0 लीजिएगा बेस को, ठीक है ना, बेस पे एक बार 1 -1 और 0, है ना, तो x की वैल्यू +-1/√2 दोस्त, तो चलिए x इक्वल टू 1/√2 पे देखेंगे तो 0 की पावर, है ना, 5/√2 प्लस √2, तो पॉजिटिव है तो 0 ही होगा, और इधर भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, तो यानी कि x इक्वल टू 1/√2 तो एक्सेप्टेबल है। कोई पूछे सर -1/√2, तो -1/√2 पे बेस 0 हो रहा है,
लेकिन पावर कितना हो रहा है, 0 की पावर -5/√2 + 2। तो क्या होगी इसकी वैल्यू? मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू शायद नेगेटिव है, हाँ या ना? इसकी वैल्यू शायद नेगेटिव ही आएगी। तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं -1/√2 रिजेक्टेड होगा। या एक्सेप्ट होगा? देख लो एक बार आप। 2√2 एलसीएम है ना यार, 4.8, मेरे ख्याल से रिजेक्टेड होगा। चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ हो गया तो बता देना। चौथा, अब सबसे आजाद केस 5x + 2 = x² + 6, यानी x² - 5x + 4 = 0, यानी x की वैल्यू क्या क्या होगी, 1 और 4। तो x = 1 और 4 पे आप देख सकते हो कि ऊपर वाला अगर बराबर है तो डिनोमिनेटर भी इक्वल ही होगा, यानी कि इसके सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा, एक तो 1 आया, एक 4 आया, एक -1 आया, एक 0 आया, एक 1/√2 आया, है ना, एक 1/√2 आया। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले क्या देख रहे थे बच्चों, कि अगर a की पावर x = a की पावर y हो जाए, a की पावर x = a की पावर y हो जाए, यानी कि हमने बेस सेम किया था, एक्सपोनेंट डिफरेंट रखा था। अब हम जस्ट इसका उल्टा कर रहे हैं कि अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट सेम रख रहे हैं और बेस डिफरेंट कर रहे हैं, मतलब a की पावर x = b की पावर x, यानी अब हम क्या देख रहे हैं, यस ये समझ लो, ये दोनों अलग अलग चीजें। अभी जो हमने देखा था उसमें क्या बोला था हमने कि बेसेस जो है ना, वो क्या है, सेम है ना, a की पावर x = a की पावर y। उसमें हमने बोला क्या कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो बोल रहा है क्या कि अगर a और b बराबर नहीं है या a - b के बराबर नहीं है तो बस एक ही केस हो सकता है। जैसे अगर कोई बोलता है भाई 2 की पावर x = 3 की पावर x, क्या बोलोगे आप? there is only one solution, that is x = 0, that is x = 0। तब ले a = -b हो या a = b हो तब एक अलग बात है, लेकिन अगर a b भी नहीं है और -b भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, एंड दैट इज x = 0। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा केस क्या है, क्या कह रहा है कि अगर बेसेस आर इक्वल बट नॉट 0, तो अगर बेसेस इक्वल हैं तो पावर आप कोई भी रियल नंबर लोगे सच दैट कि a की पावर x डिफाइंड हो तो काम चल जाएगा, है ना। तो अगर हम बोले कि बेसेस आर सेम, जैसे कोई बोलता है 2 की पावर x = 2 की पावर x, तो भाई बस 2 की पावर x डिफाइन हो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर a = b है तो x may have any real value, x कोई भी रियल वैल्यू होगी इसमें हमेशा फिट इन, मतलब हमेशा ट्रू होगा। अब अगर a - b के बराबर है ना, तो हम लोग बोले कि a अगर -b के बराबर है, सपोज कर लो, तो 2 की पावर x अगर है और इधर -2 की पावर x है, तो इसका सिंपल मतलब है कि x हैज टू बी इवन इंटीजर, x हैज टू बी इवन इंटीजर। तो अगर a = b है तो x may have any real value, तो बराबर रहेगा, लेकिन अगर a - b के बराबर है तो x को क्या होना पड़ेगा, even। अभी इन सब केसेस में मैंने 0 को अभी तक डिस्कार्ड कर रखा था, लेकिन जैसे ही सोच लीजिए कि a और b मान लीजिए 0 हो जाता है, तो यानी बोथ साइड्स आर लाइक 0 की पावर x = 0 की पावर x, तो बस x के ऊपर फिर से वही कंडीशन आएगा कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव होते ही 0 नीचे चला जाएगा, 0 नीचे चला जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी x को हमेशा क्या रहना पड़ेगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर, एक पॉजिटिव रियल नंबर। तो अभी मैंने आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी कि भाई मेरे fx की पावर gx = fx की पावर hx, लेकिन अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि fx की पावर hx = gx की पावर hx, मतलब क्या क्या केस होगा। एक तो केस हो सकता है कि भाई fx और gx बराबर हो, पहला केस। दूसरा केस हो सकता है कि fx और -gx, fx - gx हो। तीसरा केस हो सकता है कि hx = 0 हो, और एक केस और इसमें शायद नहीं लिखा है, हमारा लास्ट वाला, क्या कि हमारा fx और gx दोनों ही 0 के बराबर हो, उस केस को भी हमें सोच लेना चाहिए, और इसमें हमें सारे केसेस को वेरीफाई करना जरूरी है। इसमें सारे केसेस को वेरीफाई करके देखना जरूरी है कि सब में अपने इक्वालिटीज कंडीशन होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इंडिसेस हमने देख लिया, इंडेक्स, है ना,
तो इंडिसेस एंड सर्ट्स में अब हम अगली क्लास में सर्ट्स आपको बताएंगे, है ना। और सर्ट्स भी मेरे ख्याल से आपको पता है कि टिल 10th ये सब चीजें आ जाती हैं, बट फिर भी एक बार मैं आपको ये सब चीजों के बारे में, रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर जैसे इस तरह की टर्म्स, इस तरह के सवाल होते हैं, तो इस तरह के बच्चों को सवाल करने में आगे चल के बहुत कठिनाई होती है कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करें। सबको नहीं आती, लेकिन कुछ बच्चों को आती है, तो इसलिए हम शुरू से ही इन सब चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने में बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, फिर फैक्टराइजेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की सारी चीजों को हम लोग टैकल करने वाले हैं बेसिक मैथ्स चैप्टर में। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक मैथ्स हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है, सो दैट कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आए, अगर आप अपनी तरफ से अपना 100% ईमानदारी से दे रहे हैं तो, है ना। क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी इस बेसिक मैथ्स चैप्टर से खत्म हो जाएंगी, है ना। और अगर आपने उसको अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज कर लिया, हाँ अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपने इसको हल्के में लिया, तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, समझ गए होंगे आप, है ना, एवरी एक्शन, है ना, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।